जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका शेर सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी टेट की परीक्षाएं का अनाउंसमेंट हो चुका है और बहुत शीघ्र ही पेपर आप लोग का आयोजन होगा, क्योंकि 2021 के बाद आज तक कोई पेपर ही आयोजन नहीं हुआ है। अब सीधे जा कर के हम लोग का जो पेपर होगा वह सीधे जा कर के 2026 में इसका आयोजन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2021 की पुनर्परीक्षा 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई है। उसके बाद कोई भी यूपी टीईटी का आयोजन नहीं हुआ है और ना ही कोई वैकेंसी आई है, अपकमिंग आई है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने 2017 का भी यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर इस पर डाल दिया है पूरी तरह से सलूशन के साथ। आप लोग देखें। और आज हम लोग बात करेंगे पुनर्परीक्षा यूपी टीईटी क्लास 1 to 5 2021 की, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपकमिंग क्वेश्चन 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत करिएगा और अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, युयुत्सा क्या है? कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है। इसका सही जवाब है जो युयुत्सा है यह एक मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को किसने दिया था? हमेशा पूछता है कि मैकडूगल महोदय ने दिया था। और मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की होती है। देख सकते हैं कि आप मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे पलायन हो गया, युयुत्सा हो गया। युयुत्सा किससे संबंधित है? युयुत्सा क्रोध से संबंधित है। निवृत्ति किससे संबंधित है? घृणा से। पुत्र कामना, वात्सल्य, शरणागत, कष्ट, जिज्ञासा, आश्चर्य, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हास्य। हास्य किससे संबंधित है? आमोद से, अम्यूजमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं? शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो होते हैं वह बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। ओके, तो देख लिए हरलाक क्या कहते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। परिपक्वता मतलब मैच्योर को प्राप्त करना है, ये हरलाक महोदय कहते हैं। ठीक है, इनकी अवधारणाओं को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ मतलब द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता, कल्पना और संवेगात्मक से संवेग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्रुतगामी विकास का जो नियम है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, यही क्या है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ओके, नेक्स्ट, इसमें ध्यान दीजिएगा कि बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 to 9 ईयर्स की अवधि तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, और बाद के वर्षों में 3 वर्षों में शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। किशोरावस्था किस समय को किस समय तक माना गया? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक को माना गया है। ओके, और बालिकाओं में जो तीव्रतम आयु का जो समय होता है वह 11 से 13 वर्ष की आयु होता है और बालकों में 14 से 15 वर्ष होता है। अर्थात लड़कियों में 11 से 13 और लड़कों में 14 से 15 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स है यह कोई भी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का नहीं है, ठीक, बल्कि थ्योरी ऑफ इंटरलेटिव है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ है और थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न है। ये तीनों जो है उनसे संबंधित है। इसीलिए गैरिसन महोदय ने कहा है कि विकास का सिद्धांत, विकास के निम्नलिखित सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। क्या विकास के सिद्धांत दिए हैं इन्होंने विकास के सिद्धांत निम्नलिखित दिए हैं: विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट, वंशानुगत और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कि विकास के परिमाण स्वरूप
नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या प्रकट करती है? ये किसने कहा है? ये हरलॉक महोदय ने कहा है। ओके, तो विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, किसने कहा है? हरलॉक। ठीक है, कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल कुछ आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का विविधीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में करते हैं। यह किसने कहा है? मेरेडिथ महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोहलर ने अपने प्रयोग से यह क्या सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? तो ये सब सही जवाब क्या था कि द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। कोहलर यह प्रयोग करना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात कोहलर के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं बल्कि सीखता है, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष परीक्षण करता है। ठीक है, जब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, अधिगम की प्रक्रिया सामान्य परिस्थिति के संकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जटिल होती है, तो सामान्य परिस्थिति में आना और फिर प्रतिक्रिया या सूझ का सिद्धांत। तो सूझ का सिद्धांत किसका है? कोहलर महोदय का। कोहलर ने ही कहा है कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, यही इनका कोट है, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब कोहलर का सिद्धांत आता है, कोहलर महोदय का सिद्धांत, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पूछता है कि गेस्टाल्ट जो थ्योरी है किससे संबंधित है? तो गेस्टाल्ट थ्योरी कोहलर से संबंधित है और इनके सिद्धांत को पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है, समग्र सिद्धांत भी कहा जाता है, पूर्णाकृति सिद्धांत भी कहा जाता है और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, या इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी करके आता है। ठीक है, तो आप लोग यूपी टेट में ध्यान दीजिएगा कि सोचिए कि इतने नामों से कोहलर के सिद्धांत को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है? 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग किसने प्रस्तुत की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्बर्ट महोदय ने। हर्बर्ट महोदय ने क्या क्या विकसित किया है? आप इस चीज़ को देखिए, उन्होंने प्रस्तावना बताया है, प्रस्तुतिकरण बताया है, तुलना, व्यवस्था और मूल्यांकन जैसी चीज़ों को बताया है। और हर्बर्ट महोदय जो बताए थे वह आज भी अनुसरण किसी न किसी रूप में लिया जाता है। हमारे देश में अधिकतर पाठ्य योजनाएं हर्बर्ट उपागम के आधार पर ही बनाई जाती है। ओके, तो कभी पूछेगा कि पंचपद प्रणाली कैसे संबंधित है? तो हर्बर्ट महोदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो मैं अपने 2017 के क्वेश्चन में भी बताया हूँ, ये क्वेश्चन पूछा था सेम, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैनन महोदय व्यक्तित्व के आधार पर प्रकारों की चर्चा की थी। देखिए इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? कैनन महोदय ने लगभग ठीक है, मनोवैज्ञानिक कैनन ने अंतस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन सा? थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले और एड्रिनल ग्रंथि वाले। जुंग ने भी देखिए 3 बताया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ओके, कृष्णर ने किस पर आधार पर बताया? कृष्णर ने शरीर संरचना के आधार पर बताया है। इन्होंने लंबाकार, सुडौलाकार और गोलाकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि स्पेंसर महोदय ने मूल्यों के आधार पर, ध्यान दीजिए किसके आधार पर? मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 भाग बताए। कौन सा? सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक। ओके, तो इस चीज़ को भूलिएगा मत, ये कहीं न कहीं एग्जाम में आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो यह क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो अनुकरण एवं प्रबलन के द्वारा। ठीक है, बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वह अनुकरण और प्रबलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? देख लिए आ गया नहीं क्वेश्चन। तो मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है? मैकडूगल महोदय से। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हम लोग पढ़े थे कि मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? इसके 14 प्रकार होते हैं। किसने दिया था? मैकडूगल महोदय ने दिया था। ओके, नेक्स्ट
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान डम्बिल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ओके, मन महोदय के अनुसार क्या है? अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। मैकडूगल क्या कहते हैं कि अवधान ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के दृष्टिकोण से विचार किए जाने वाला मात्र एक चेष्टा प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि सूजन शास्त्र के पिता फादर ऑफ यूजेनिस कौन है? गाल्टन है। शायद यह 2017 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, जो कि मैंने कल के वीडियो में अपलोड किया हूँ, आप लोग जाके चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सूजन शास्त्र के पिता कौन है? गाल्टन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इन्होंने डॉक्टर एस जलोटा ने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखिएगा कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है? 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये 2017 में भी पूछा था, मुझे भी याद है, स्पीयरमैन ने पूछा था। ठीक है, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे इस क्वेश्चन को। इन्होंने क्या बताया? जनरल एस फैक्टर थ्योरी, ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, इन्होंने 2 फैक्टर के बारे में बताया। जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक। ठीक है, जी फैक्टर क्या है? सामान्य कारक मानसिक प्रक्रियाओं का मूल है, अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर या सामान्य फैक्टर उपस्थित होता है वही अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य करने के लिए व्यक्ति के लिए विशिष्ट कारक उपस्थित होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परसेप्शन, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षीकरण। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना की भांति ही प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है। तो संवेदना क्या है? संवेदना एक मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात इसको उदाहरण के द्वारा अगर समझा जाएगा तो बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दिया, इससे उसकी ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को पहचान कर वह अनुमान लगा लेता है कि पिताजी बुला रहे हैं। इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षीकरण। ओके, मतलब परसेप्शन, बच्चा, एक छोटा बच्चा क्या लगा रहा है? परसेप्शन लगा रहा है। तो इसीलिए वुडवर्थ ने कहा है कि प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटनाओं और तथ्यों को जानने की एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक महोदय ने ही एक थ्योरी दी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, अर्थात SR थ्योरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या है कि उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयास और भूलों का विशेष महत्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि अर्थात IQ लेवल कितना होगा? तो 90 से लेकर 109 तक के जो बालक होते हैं वह औसत बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। अब देखिए हम लोग इसको देखेंगे मनोवैज्ञानिक आधार पर कि कितने से कितने वर्ग तक के बच्चे क्या कहलाते हैं। देखिए जो 25 से नीचे होते हैं वह जड़ बुद्धि कहलाते हैं, 25 से 49 मूढ़। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? 140 से ऊपर वाले प्रतिभाशाली जीनियस बच्चे कहलाते हैं, 120 से 139 तक प्रखर वेरी सुपीरियर, 110 से 119 तक के बच्चे सुपीरियर कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैटल महोदय। इसीलिए इसको कहा जाता है कैटल क्रिस्टलाइन थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? कैटल ने बुद्धि परीक्षण कल्चरल फ्री टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कैसे बुद्धि परीक्षण दिया था? अवाचिक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण दिया है। इन्होंने इसको ध्यान रखिएगा कि जो कैटल के जितने भी बुद्धि परीक्षण आते हैं वो किस में आते हैं? अशाब्दिक, नॉन वर्बल। ओके, नेक्स्ट
इन्होंने तरल बुद्धि के तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्किनर महोदय थे। ठीक है, कौन महोदय थे? स्किनर की एक पुस्तक थी, हमेशा एग्जाम में आता है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह एक उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने दो चीज़ों पर प्रकाश डाला था, एक क्रिया प्रसूत पर, दूसरा उद्दीपन प्रसूत पे। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत का संबंध किससे होता है? उत्तेजन से होता है। और उद्दीपन प्रसूत में का संबंध किससे होता है? स्टिमुलस से होता है, उद्दीपन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टेस्ट कंस्ट्रक्शन, परीक्षण निर्माण से संबंधित है। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट के बहुत सारे घटक हो सकते हैं, जैसे एक प्रारूप आप कोई बना रहे हैं, या कोई आप प्रिंट तैयार कर रहे हैं, या सवालों के जवाब आप तैयार कर रहे हैं, या प्रश्न पत्र का कोई कोड आप तैयार कर रहे हैं, प्राप्त अंक और अंकन के आधार पर योजना बना रहे हैं, या प्रश्नवार कोई तैयारी कर रहे हैं, तो किस चीज़ का अगर आप ब्लूप्रिंट निकालते हैं तो यही क्या कहलाता है? ब्लूप्रिंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था किससे संबंधित है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीन पियाजे महोदय। पियाजे की एक थ्योरी आप लोग याद रखिएगा कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की थ्योरी दी थी? तो 4 प्रकार की थ्योरी दी थी। पहला था उनका संवेगात्मक गामक अवस्था, अर्थात प्री सेंसरी मोटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष था। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। आप सभी लोग ये 4 जो सेक्शन दिए हैं इनको याद कर लीजिएगा। ये सन जरूर पूछता है, हर साल एग्जाम में कोई ना कोई सन पूछता है कि बच्चा की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वह किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है? तो 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों में इनफॉर्मल रूप से कोई चीज़ समझने की, तर्क शक्ति परीक्षण करने की शक्ति विद्यमान हो जाती है। ओके, हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कि MPPI परीक्षण का उपयोग जो है किसके मापन में किया जाता है? संप्राप्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रश्नात्मक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो क्या है? मैनिटोबा मल्टी पेजेस पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि अधिगम हेतु निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम के लिए क्या है? तो कोई भी अगर आप लर्निंग सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि उसके लिए आपको मोटिवेशन होना चाहिए। जब तक मोटिवेशन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। इसीलिए स्किनर महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। देखिए, ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है कि अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, वह सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि शैशवावस्था का समय क्या है? पीरियड ऑफ इन्फेंसी चाइल्डहुड कितने साल के बच्चों को कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? इसका जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। और पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर शैशवावस्था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उत्तर शैशवावस्था क्या है? 2 से 5 वर्ष तक। और ठीक है, शैशवावस्था कितना हो जाएगा? जन्म से 2 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था या बचपन की अवस्था 2 से 6 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था बालक की 6 से 12 वर्ष और बालिका की 6 to 10 ईयर्स। पूर्व किशोरावस्था बालक की 13 से 14 वर्ष और बालिका की 11 से 12 वर्ष। ठीक है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर किशोरावस्था कितनी होती है? तो 19-20 साल, और लड़कियों के लिए होती है 18 से 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोहलर किससे संबंधित है? लर्निंग थ्योरी से संबंधित है। कोहलर का सिद्धांत किससे है? लर्निंग थ्योरी। कोहलर ने ही कौन सा सिद्धांत दिया था? इनसाइट थ्योरी, अर्थात अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर की कौन सी पुस्तक है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27
मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? बताइए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? अभी इसी प्रश्न पत्र में कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछा है। तो मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज बेस्ट यू टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग किसके उपयोग के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अर्थात समस्या समाधान के लिए। तो हम अपने दिमाग का उपयोग क्यों करते हैं? समस्या समाधान को हल करने के लिए करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कुत्ते के ऊपर था? एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। तो पावला ही एक ऐसे जीनियस पर्सन थे जिन्होंने कुत्ते की लार्वा से यह निकालने की कोशिश की कि कोई चीज़ अगर बार बार किया जाए तो उस चीज़ को क्या हो जाता है? हैबिचुअल हो जाता है। तो इनका मुख्य विषय क्या था? कुत्ते के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था और इसी बात के लिए उन्हें 1904 में क्या मिला था? एक नोबेल पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा था एक साल कि वह ऐसा कौन से व्यक्ति हैं निम्नलिखित में से जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनके कार्यों पर? तो वो कौन थे? पावलोव महोदय थे। इन्होंने क्या दिया था थ्योरी? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर इनकी जो एक अनुबंध है उनके ऊपर इनकी एक थ्योरी है। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का कि मौलिकता, नवीनता और प्रवाह निम्नलिखित में से किसके घटक हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी के ये घटक हैं। ये 3 चीज़ ऐसे हैं जो कि मौलिकता को दिखाते हैं। क्रो एंड क्रो भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यह हमेशा क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन को पूछा है। तो चलिए, हमने 2011 के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उसको हल कर दिया और यहाँ तक अगर आप हमारे वीडियो को देख लिए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।